उसकी रेसिपी किसी को मालूम नहीं, उसमें क्या किस अनुपात में मिलाया जाता है किसी को अंदाजा नहीं। तो इसलिए बना बनाया बाजार से खरीद लाते हैं डब्बाबंद, और उसमें बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव शरीर को भी नुकसान करते हैं और हमारे भोजन को भी बेस्वाद बनाते हैं। इसी तरह से हमारे भोजन में और भी कई गिरावटें आई हैं। इन गिरावटों की एक लंबी सूची है। एक और बड़ी सांस्कृतिक गिरावट हमारे देश में आई है, वो हमारे गीत संगीत में। हमारा जो गीत संगीत है दुनिया में सबसे अद्भुत है। भारतीय संगीत और भारतीय गीतों के बारे में सारी दुनिया मानती है कि ये कुछ विशेष किस्म का यहाँ संगीत और कुछ विशेष किस्म के गीत यहाँ विकसित हुए हैं भारत में। लेकिन और उसके साथ नृत्य भी है। संगीत के 3 हिस्से हैं हमारे देश में, गायन है, वादन है, नृत्य है। तीनों ही विशेष हैं पूरी दुनिया में, और वो भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी जलवायु, हमारे पर्यावरण, हमारे वातावरण आदि आदि को ध्यान में रखकर विकसित हुए। अगर आप भारतीय नृत्यों के बारे में बात करें तो पहाड़ के जो क्षेत्र हैं इस देश के, वहां पर होने वाले नृत्य और मैदान के जो क्षेत्र हैं वहां पर होने वाले नृत्यों में जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। एक उदाहरण से समझाता हूं। हम मणिपुर जाएं तो मणिपुरी नृत्य हम देखेंगे। मणिपुरी नृत्य में पद संचालन जो होता है, पांव का संचालन जो होता है, वो बहुत धीरे 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 स्लो मूवमेंट में है। और हम अगर मैदान में आके कथक देखना शुरू करें तो पद संचालन उसमें बहुत तेज है, क्योंकि मैदानी इलाके में तेज पद संचालन पर नृत्य किया जाना बहुत आसान है, संभव है। पहाड़ी इलाकों में तेज पद संचालन पर न नृत्य हो सकता है, न उससे शरीर को संभाला जा सकता है। माने नृत्यों का विकास भी हमारे यहाँ हुआ है तो जलवायु और पूरे वातावरण की जरूरत के हिसाब से है। हम हिमाचल प्रदेश का नृत्य देखें, हम जम्मू कश्मीर का नृत्य देखें, हम उत्तराखंड का नृत्य देखें, हम मणिपुर का नृत्य देखें, या नागालैंड का देखें, या मिजोरम का देखें, या त्रिपुरा का देखें, इस पूरे क्षेत्र के नृत्य को आप देखेंगे जो हिमालय से लगा हुआ इलाका है, यहाँ के सभी नृत्यों में एक विशेषता है, पद संचालन बहुत धीमे हैं, क्योंकि पहाड़ वाले इलाके में होने वाले ये नृत्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की पहले ही बहुत कमी होती है। इसलिए नृत्य ज्यादा तेज किए जाएंगे, ऑक्सीजन की और ज्यादा कमी होगी, शरीर के लिए भारी पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब हम मैदानी इलाके में आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, तो यहाँ के नृत्यों को देखेंगे तो इन नृत्यों का पद संचालन बहुत तेज है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और श्वास को लेने में कोई मुश्किल नहीं है। तो नृत्यों का विकास जरूरत जलवायु के हिसाब से होता है। इसी तरह गीत और संगीत का भी विकास वैसे ही होता है, गायन और वादन का। हमारे पहाड़ के इलाके के जो गीत हैं और जो गाने हैं वो बहुत धीमे गाए जाने वाले हैं, जिनकी लय धीमी है और जिनकी ताल मध्य या मंद है। बाकी जो पहाड़ी इलाके से नीचे आप चले आएंगे मैदानी इलाके में, यहाँ के गीतों की गति बहुत तेज है, उनकी लय भी थोड़ी तेज है और उनका बाकी सब कुछ स्वर व्यंजना भी वैसी ही है। तो नृत्य हो, गीत हो, या गायन हो, वादन हो, संगीत हो, ये सब एक खास तरह से विकसित हुआ है इस देश में और हजारों साल की परंपरा में विकसित हुआ है। हमारे यहाँ जो संगीत है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, किसी भी बड़े कलाकार को मैंने जब पूछा आप गाते हैं तो क्यों गाते हैं, तो कहते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए। किसी को नाचते हुए देखा, आप कथक करते हैं, आप मणिपुरी करते हैं, आप भरतनाट्यम करते हैं, आप कुचिपुड़ी में जाते हैं, आप जो है किसी भी शैली का नृत्य कर रहे हैं, पूछो नृत्य करने वाले से क्यों कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए। कोई गा रहा है ईश्वर प्राप्ति के लिए, कोई नाच रहा है ईश्वर प्राप्ति के लिए, कोई बजा रहा है ईश्वर प्राप्ति के लिए। बहुत बड़े संगीतकारों को जो वादन में इस देश में निपुण हैं, प्रवीण हैं, बांसुरी वादक हैं, वायलिन वादक हैं, सितार वादक हैं, सरोद वादक हैं, कई बार मैंने उनको पूछा तो वो एक ही उत्तर देते, ईश्वर प्राप्ति के लिए। मतलब गीत और संगीत हमारे यहाँ ईश्वर प्राप्ति का अभिन्न अंग है, भगवान को प्राप्त करने का अभिन्न अंग है, माने मोक्ष की तरफ ले जाने वाला सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है। ये हमारे संगीत का आधार है। अब हमारे यहाँ पश्चिम का अंधानुकरण हुआ और पश्चिम के अंधानुकरण में, खासकर यूरोप और अमेरिका के अंधानुकरण में, हमारे गीत और संगीत की सारी हालत खराब हो गई। न हमारा सुर बचा
न लय बची है और न ताल बचा है। और ऐसे ऐसे गीत हमारे देश में घुस गए जिनको गाना तो छोड़ दीजिए, जिनके शब्दों का उच्चारण करने में शर्म आती है। हमारे देश में ये फिल्में बनाने वाले जो फिल्मकार हैं, भगवान इनका जितनी जल्दी भला करे उतना अच्छा है। इन्होंने ऐसा सत्यानाश किया है भारतीय गीत संगीत और नृत्य का, पश्चिमी की धुनें चुराते हैं, अमेरिका और यूरोप के गानों की धुनें चुराते हैं और हिंदी शब्द देकर उनको गड़बड़ झाला बनाकर पेश कर देते हैं और एक ऐसा शब्द उसका इस्तेमाल करते हैं, ये फ्यूजन है। माने पश्चिम के गानों की धुन और भारत के भाषा के शब्द ये जोड़ तोड़ के, अब उसमें ना भारत बचता है ना यूरोप बचता है, वो अधकचरा हो जाता है। ना हम विदेशी हो पाते हैं ना स्वदेशी रह पाते हैं, बीच के हो जाते हैं। इतने रद्दी रद्दी गाने, रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, फिर ये फ्यूजन म्यूजिक और ऐसा म्यूजिक जो ना आपके समझ में ना आए ना मेरे समझ में आए, बस कान में लगाए उसको सिर हिलाते रहते, कुछ पता ही नहीं चलता, पल्ले ही नहीं पड़ता। हमारे देश में बड़ी बड़ी दीवानगी है पश्चिम के कलाकारों के प्रति। एक थोड़े दिन पहले अमेरिका का कलाकार स्वर्गवासी हो गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, माइकल जैक्सन। अब उसके गाने हिंदुस्तान में लोग सुनते हैं, समझ में नहीं आता क्या गा रहा है। फिर उसका डांस भी देखते हैं, वो भी समझ में नहीं आता क्या कर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि सर्कस की एक्सरसाइज उसके डांस से अच्छी है, लेकिन लोग पागल हैं, परेशान हैं, दीवाने हैं। वो संगीत भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो उनका संगीत है, उनकी जरूरत के हिसाब से उन्होंने बनाया और विकसित किया है। हमारा संगीत हमको समझ में आएगा, उनका उनको। लेकिन ये अंधानुकरण इतना जबरदस्त है कि जो कम उम्र के युवा हैं ना, 15-16 साल से लेके 20-25 साल के, अगर उनमें से कोई युवा माइकल जैक्सन को देखता और सुनता नहीं है तो वो पिछड़ा माना जाता है, वो 18th सेंचुरी का है। और जो अगड़ा माना जाता है 21st सेंचुरी वाला, वो वही है जो माइकल जैक्सन को सुने, देखे और समझे, हालांकि पता कुछ भी न चले उसमें। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजें हमने हमारे संगीत में कर डाली है, नाश मार दिया है। इतने सुंदर सुंदर गीत इस देश में बने हैं और बहुत सुंदर सुंदर गीत इस देश में चले हैं और बहुत सुंदर सुंदर गीत लोगों के जहन में उतरे हुए हैं, वो सब भूल गए हैं। पश्चिम से आए हुए, अमेरिका यूरोप की नकल किए हुए गीतों को हमने जबरदस्ती गाना और दूसरों को बताना, ये हमारे देश में शुरू हो गया। मुझे सबसे ज्यादा दुख और अफसोस इस बात पे होता है कि भारत में संगीत जो है ना, हर एक काम में है। जीवन के हम जितने काम करते हैं बिना संगीत के हम नहीं करते। हमारे घरों में बचपन से हमने देखा और उच्च स्तर तक हर जगह संगीत दिखाई देता है, हर काम में, क्योंकि हम किसी काम को बोरियत नहीं मानते। हमारे यहाँ कोई भी काम बोरियत भरा नहीं है क्योंकि हर काम में संगीत जुड़ा हुआ है। बच्चे का जन्म हो तो एक खास तरह का गीत, खास तरह का संगीत गाया जाता है, बजाया जाता है, सभी जातियों में, सभी समूहों में। बच्चों का विवाह हो, युवा हो जाए तो खास तरह के गीत गाए जाते हैं, खास तरह का संगीत बजाया जाता है। फिर इसी तरह से जीवन के कोई भी काम हम करें, जैसे हम खेत में गेहूं बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, मक्की डाल रहे हैं, बाजरी डाल रहे हैं, तो मैंने गांव में देखा है माताओं को खास तरह के गीत गाते हुए वो खेतों में बुआई का काम करती है और खास तरह के गीत गाते हुए कटाई की जाती है, खास तरह के गीत गाते हुए धान को घर में लाया जाता है, खास तरह के गीत गाते हुए उसको सहेजा जाता है, संवारा जाता है। माने हर काम हमारा गीत संगीत से जुड़ा हुआ है और खास तरह का, विशिष्ट तरह का है। पश्चिम में तो कुछ है नहीं ऐसा, यूरोप में तो कुछ ऐसा है नहीं, अमेरिका में तो कुछ ऐसा है नहीं। जीवन का हर काम संगीत के साथ किया जाए ये तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो भारत में ही है। शायद इसलिए है कि भारत में किसी काम में बोरियत नहीं आनी चाहिए, वो काम बोझा नहीं लगना चाहिए, इसलिए गीत संगीत के साथ शुरू किया जाता है और खत्म किया जाता है। मैंने तो, मुझे बचपन का याद है, गांव में एक दूसरे का घर बनाने में एक दूसरे की मदद करने वाले लोग भी खास तरह के गीत और संगीत से ही करते रहते हैं। किसी के घर में छप्पर डालना है, किसी के घर का छप्पर उतारना है, किसी के घर में खपरेल डालनी है, किसी के घर की खपरेल बदलनी है, पूरा गांव इकट्ठा होता है, खास तरह के गीत गाए जाते हैं और ये सब काम होता चला जाता है। और भारत में ये गीत संगीत जो विकसित हुआ है, इसमें दो हिस्से रहे हैं। एक तो लोक व्यवहार में
जिसको हम लोक धुनों वाले गीत कहते हैं, लोक धुनों वाला संगीत कहते हैं, और एक शास्त्रीय पक्ष का है संगीत और गीत। ये शास्त्रीय पक्ष के जो संगीत और गीत के हिस्से हैं, इनमें राग हैं, रागनियां हैं, सैकड़ों किस्म के राग हैं, सैकड़ों किस्म की रागनियां हैं, और लोग उनको समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, सालों साल उसमें जिंदगी लगा देते हैं। कई ऐसे भारत में संगीत के कलाकार रहे हैं, 40-40 साल, 50-50 साल सीखते रहे, और उनको पूछा जाता है कितना सीखा, कहते हैं बहुत थोड़ा सा सीखा, अभी बहुत सीखना बाकी है। माने संगीत का इतना विशाल महासागर जिस देश में रहा हो, सैकड़ों किस्म के राग, सैकड़ों किस्म की रागनियां, सैकड़ों किस्म की ताने, सैकड़ों किस्म की धुनें, या बल्कि कहें तो हजारों किस्म की धुनें, हजारों किस्म की ताने, हर स्थानीय जाति समूह की अपनी धुन। अगर आप किसी बांसुरी वादक अपने भाई से को पहाड़ी धुन सुनाओ तो बिल्कुल अलग है वो बांसुरी पर, और मैदानी धुन सुनाओ तो वो बिल्कुल अलग है बांसुरी पर। सितार पर उनको कहो कि पहाड़ी धुन सुनाओ तो अलग है, बांसुरी पर धुन सुनाओ तो बिल्कुल अलग है। तो जब पहाड़ी धुन अलग है, मैदानी धुन अलग है, और उन धुनों के नीचे वर्गीकरण इतने ज्यादा हैं, इतना विशेष किस्म का संगीत और गीत जिस देश में विकसित हुआ हो, वहां के लोग ले दे के वो माइकल जैक्सन पर नाचे गाए, या माइकल जैक्सन जैसा बीथोवन, जॉर्ज जैसे संगीत पे नाचे गाए जो ना समझ में आता है, ना उसका ए पता है, ना जेड पता है, ना का पता है, ना खा पता है, बस हो रहा है तो कुछ हाथ पैर ऊपर नीचे कर लेना है, किसी तरह शरीर को इधर उधर हिला लेना है, वहां हम जाकर फंस गए हैं। ये हमारे गीत संगीत का बहुत जबरदस्त सांस्कृतिक अधःपतन है। हमारे बच्चों को बचपन से शिक्षा में जो संगीत पहले शामिल होता रहा, गुरुकुलों की जो शिक्षा पद्धति इस देश में रही है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है कि गुरुकुलों में बच्चों को बचपन से पहली कक्षा में दो ही चीजें सिखाई जाती थी, गणित और संगीत। संगीत और गणित बच्चे इस देश में बचपन से सीखा करते थे, पहली कक्षा से। तो जब आप संगीत के साथ चीजें सीखेंगे तो आपको कोई चीज बोझल होने वाली नहीं है, तो जीवन में आनंद ही आनंद आपको मिले। तो भारत में हर काम करते हुए जो आनंद की अनुभूति होती रही है, उसका एक बड़ा आधार रहा है हमारा संगीत, हमारे गीत। लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और उनको खत्म होने में या खत्म कराने में फिल्मों को बनाने वालों की सबसे बड़ी भूमिका है। हमारे देश का जो लोक जीवन का संगीत है, लोक जीवन के जो गीत हैं, वो फिल्म वालों ने उनका बहुत नाश किया है। एक जमाना था जब 1960 के पहले, 1970 के पहले की फिल्में बनती थी तो लोक जीवन के गीत और संगीत दोनों उनमें रहता था। अब 1980 के दशक के बाद की जो फिल्में बन रही हैं, वो पूरी तरह विदेशी फिल्मों की नकल है। और अभी तो इतना बुरा हाल है हमारे देश में कि विदेशी फिल्म की पूरी कहानी चुरा लेते हैं, बस हिंदी भाषांतरित करके उसकी फिल्म बना के बाजार में डाल देते हैं। इतना बुरा हाल है। इस देश के जितने भी फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, उनमें 2, 4, 6, 10 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब नकल करने में लगे हुए हैं। हॉलीवुड की फिल्मों की नकल करते हैं और मुंबई में उनको रिलीज करा लेते हैं। अमेरिका की फिल्मों की नकल करते हैं, यूरोप की फिल्मों की नकल करते हैं, पूरी स्टोरी, पूरा प्लॉट वहां से चुरा लेते हैं और हिंदी में या किसी भाषा में प्रस्तुत उसको कर देते हैं। बहुत ज्यादा अधःपतन है ये हमारी संस्कृति का। और इसी तरह का एक अधःपतन हमारे यहाँ है गीत संगीत के साथ, वो हमारे साहित्य में भी है। हमारा साहित्य जो एक जमाने में सारी दुनिया में सिरमौर रहा, संस्कृत साहित्य जिसकी चर्चा यूरोप में होती रही है, कालिदास के लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, बहुत बार उनकी चर्चा यूरोप में हुई है। हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि या गोस्वामी तुलसीदास के रचित जो ग्रंथ हैं, वो सारी दुनिया में चर्चा के विषय रहे। साहित्य जो इस देश में सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है कभी, वो साहित्य में भी पश्चिम की नकल, अंग्रेजों की नकल, अमेरिका की नकल अब घुस गई। हमारे आज के जो साहित्य के लेखक हैं और लेखिकाएं हैं, ये भी सब नकल में लगे हुए हैं। इस समय साहित्य की किसी भी पत्र पत्रिका को उठाकर अगर पढ़ें या कोई भी नई छपी हुई पुस्तक को देखें तो पता चला अमेरिका में कोई कहानी लिखी गई, छपी, वो भारत में नकल होके यहाँ की किसी पत्रिका में आ गई। यूरोप के किसी शहर में कोई बड़ी कहानी छपी, लिखी या उस पर चर्चा हुई, वो नकल होके भारत की पत्रिकाओं में छप गई। कविताओं में नकल हो रही है यूरोप और अमेरिका की, कहानियों में नकल हो रही है यूरोप और अमेरिका की, नाटकों में नकल हो रही है यूरोप और अमेरिका की। मुंबई में, दिल्ली में
कोलकाता में और भारत के हैदराबाद, सिकंदराबाद, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में नाटक होते रहते हैं और नाट्य संस्थाएं हैं। 90% से ज्यादा नाटक और नाट्य संस्थाएं विदेशों की नकल करके ही नाटक लिख रहे हैं और नाटकों का प्रस्तुतिकरण इस देश में कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। बहुत शर्म आती है, बहुत अफसोस होता है। नाटक का जन्म जिस देश में हुआ हो, आप जानते हैं सारी दुनिया के साहित्यकार कहते हैं कि नाटक विधा का जन्म भारत से हुआ, कहानी विधा को लिखना और कहने का जन्म भारत से हुआ, कविता विधा का लिखना और कहने का जन्म भारत से हुआ। तो नाटक हो, कहानी हो, कविता हो, जिनका जन्म ही भारत से हुआ, अब उस भारत में कहानी, नाटक और कविता सारी विदेशों से आयात की जाए और उसका रूपांतरण करके अनेक अनेक भाषाओं में लिखा जाए, बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है। यहां भी हमारी संस्कृति का बहुत ज्यादा पतन हो रहा है। और अभी तो बहुत दुख होता है इससे भी ज्यादा कि कहानी में जो मुद्दे उठाए जाते हैं, कविताओं में जो मुद्दे उठाए जाते हैं, नाटकों में जो विषय उठाए जाते हैं, वो भी सब विदेशी हैं, जो भारत से किसी का कोई लेना देना नहीं। जैसे परम पूजनीय स्वामी जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा समलैंगिकता, ये समलैंगिकता विदेशी मुद्दा है, यूरोप का मुद्दा है और उसके कारण है उसके पीछे। और कारण उनके यहाँ ये है, वो ये कहते हैं, यूरोप के सभी दार्शनिक इस बात को मानते हैं कि शरीर का आनंद ही चरम आनंद है। हम बिल्कुल इससे उल्टी बात मानते हैं। हम मानते हैं ईश्वर प्राप्ति का आनंद ही चरम आनंद है। भारत में चरम आनंद की स्थिति ईश्वर प्राप्ति में है, यूरोप में चरम आनंद की स्थिति शरीर के सुख में है। तो यूरोप में जो भी किया जाता है वो शरीर के सुख के लिए किया जाता है और भारत में जो भी किया जाता है वो मोक्ष प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो हम संगीत में जाएं, हम गीत में जाएं, हम नृत्य में जाएं, कहानी में जाएं, कविता में जाएं, नाटक में जाएं, हम चित्रकारी में जाएं, कलाकारी में जाएं, कहीं भी जाएंगे, हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति और इच्छाओं से मुक्ति। यूरोप वाले और अमेरिका वाले चाहते हैं शरीर का सुख, शरीर का सुख, शरीर का सुख। तो उनको शरीर का सुख एक तरीके से लेना, थोड़ी देर के बाद उसमें ऊब हो जाती है तो दूसरे तरीके से लेना, फिर उसमें ऊब हो जाती है तो तीसरे तरीके से लेना, फिर उसमें ऊब आ जाती है तो चौथे तरीके से लेना। तो चूंकि शरीर का सुख ही सब कुछ है और वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये शरीर एक बार ही मिला है, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता ही नहीं। ना वो पुनर्जन्म को मानते हैं, ना पूर्व जन्म को मानते हैं। यूरोप की सभ्यता और भारतीय सभ्यता में जो जमीन आसमान का एक अंतर है वो ये कि हम पूर्व जन्म को भी मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। यूरोप वाले ना पुनर्जन्म को मानते हैं, ना पूर्व जन्म को मानते हैं। वो कहते हैं जन्म एक ही है, अब इस जन्म में ये शरीर मिल गया, इसमें जितना सुख लेना है ले लो, जितना भोग करना है भोग लो। तो सुख में डूबना है, भोगों में डूबना है, उसके लिए समलैंगिकता में जाना पड़े तो वहां चले जाओ और किसी काम में जाना पड़े तो वहां चले जाओ। वो सब कुछ सुख प्राप्ति है शरीर के माध्यम से, इसलिए उनके यहाँ समलैंगिकता एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इतना बड़ा प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना चुनाव जीतने के लिए इस पर वायदा करना पड़ता है, तब जाकर वहां चुनाव जीता जा सकता है। यूरोप के देशों की सरकारों में जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं उनको वायदा करना पड़ता है कि समलैंगिकता के प्रश्न पर वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तब जाकर वहां चुनाव जीता जा सकता है। माने समाज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो, और इतना महत्वपूर्ण है आप अंदाजा लगाओ कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कानून बनाना पड़ता है कि समलैंगिक लोग सेना में रह सकते हैं, समलैंगिक लोग वायुसेना में रह सकते हैं, समलैंगिक लोग जल सेना में रह सकते हैं, माने वहां की पुलिस में रह सकते हैं, कानून में रह सकते हैं, शिक्षा में रह सकते हैं। हर जगह समलैंगिक लोगों के लिए आधार बनाना पड़ता है, स्थान देना पड़ता है, क्योंकि उनके समाज का सबसे प्रमुख विषय है। भारत के समाज के लिए यह कोई विषय ही नहीं है, हमारे समाज के लिए इसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि हमने शरीर के सुख को जीवन का अंतिम सुख माना ही नहीं है कभी। हमारे यहाँ तो ईश्वर की प्राप्ति ही अंतिम सुख है और उसी में चरम आनंद है, और उसीलिए सच्चिदानंद की कल्पना इस देश में की गई है। तो हमारी तो प्रश्न अलग है, मान्यताएं अलग हैं और उसके हिसाब से व्यवस्थाएं अलग हैं, इसलिए भारत में समलैंगिकता कोई विषय नहीं है। लेकिन पश्चिम के मीडिया ने भारत में समलैंगिकता का
विषय बनना चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए और समाज में बंटवारा होना चाहिए, आधे लोग इधर आधे लोग उधर, उसकी पूरी ताकत लगाकर कोशिश की है। और उसी कोशिश का दुष्परिणाम है हमारे हाई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका। ये उसी का अंतिम हिस्सा है। इसके पीछे पूरा पश्चिम का जगत लगा हुआ है, मीडिया लगा हुआ है। क्यों? वो जानते हैं कि भारत में अगर ये विषय चल पड़ा और भारत के लोगों के द्वारा ये विषय अगर स्वीकृत हो गया तो कितना बड़ा बाजार उनको यहाँ मिल जाएगा, जो समलैंगिक लोगों की वस्तुओं की बिक्री के लिए यूरोप और अमेरिका में भी उपलब्ध नहीं। उनको यहाँ का बाजार दिखाई देता है, इसलिए उनको भारत के विषय बदलवाने हैं। तो अब इस विषय को बदलवाने की कोशिश एक तो मीडिया के द्वारा हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, और दूसरा फिर प्रिंट मीडिया के द्वारा भी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ कविताएं, कहानियां, नाटक छापने वाली पत्रिकाएं खूब इस विषय को आजकल उठा रही हैं और इस विषय में कहानियां लिखवाई जा रही हैं, इस विषय में कविताएं लिखवाई जा रही हैं, नाटक किए जा रहे हैं, नाटक लिखवाए जा रहे हैं, नाटक दिखाए जा रहे हैं। कारण एक ही है, वो भारत के मूल विषयों से ध्यान हटाकर कुछ ऐसे विषयों में ध्यान लगाना चाहते हैं जो अंत में हमको सांस्कृतिक अधःपतन की तरफ ही ले जाते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि पश्चिम की नकल करके हमने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को एकदम ताक पर उठाकर रख दिया है और फालतू चीजों की बहस में हम पड़ गए। इसी तरह का और मुझे एक सांस्कृतिक अधःपतन इस देश में नजर आता है, वो ये कि भारत देश में एक सूत्र वाक्य रहा है और हजारों साल इस वाक्य की भारत के लोगों ने मान्यता रखी है और अपने आचरण में उसको ढाला है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, स्त्री की पूजा होती है, वहीं देवताओं का निवास होता है। मूल रूप से ये भावना है, माने नारियों का स्थान इस देश में हमेशा नर से ऊंचा ही रहा है। और वैसे भी नर जो है ना, नारी से भारी नहीं हो सकता। नारी में दो दो मात्राएं हैं, नर में नहीं है। तो नारी हमेशा इस देश में नर के ऊपर रही है और इस देश में जब जब परंपरा में, हमारी मान्यता में हम बात करते हैं, संवाद करते हैं, लक्ष्मी नारायण की बात करते हैं, राधा कृष्ण की बात करते हैं, सीता राम की बात करते हैं, राम सीता की बात कम होती है, नारायण लक्ष्मी की बात कम होती है, लक्ष्मी नारायण की बात होती है, सीता राम की बात होती है, माने उमा महादेव की बात होती है। तो हमारे यहाँ तो यही है, नारी तो हमेशा ऊपर है। कारण उसका है कि भगवान ने कोई विशेष गुण दिए हैं उनको और जीवन को चलाने में उनकी क्षमता हमेशा नर से बड़ी है। हम सामान्य रूप से अपने जीवन में देखते हैं, किसी बच्चे का पिता मर जाए लेकिन माँ जीवित हो, उसका लालन पालन बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हो जाता है। जिस बच्चे की माँ मर जाए, भले पिता जीवित हो, उसका लालन पालन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसकी माँ चली गई, उस बच्चे को संस्कारों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भारत में बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो माँ का होना बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन की प्रक्रिया में, इसलिए माँ का स्थान भी ऊंचा है इस देश में। और माँ का स्थान ऊंचा रहा, वैदिक काल में तो सबसे ऊंचा रहा है और वैदिक काल के बाद मध्य काल में भी 8वीं शताब्दी तक बहुत ऊंचा रहा है। ये जब से विदेशी हमले हुए और विदेशी सभ्यता में हम थोड़े से पराधीन होते गए, विदेशी आचार विचार हमारे जीवन में आ गया, विदेशी आक्रमणकारियों के जीवन शैली से हम प्रभावित होने लगे, तब से हमारे नारियों का स्थान नीचे होना शुरू हो गया और वो गिरता चला गया। अंग्रेजों के जमाने में तो सबसे ज्यादा गिर गया, फ्रांसीसियों के जमाने में, पुर्तगालियों के जमाने में बहुत गिरा, अंग्रेजों के जमाने में सबसे ज्यादा गिरा। उसके पहले थोड़ा बहुत मुगल शासन काल में भी गिरा। तो वो गिरावट हम में आती गई। अब वो गिरावट हमारी खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन आजादी के बाद हम जब इस सारे विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गए, ये गिरावट रुकी नहीं है, ये बढ़ती ही चली जा रही है। इसका मतलब क्या है? विदेशी प्रभाव से शारीरिक रूप से हम मुक्त हो गए, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं, मन से और आत्मा से अभी भी हम विदेशी प्रभाव में ही हैं। तो नारी को देखने की जो दृष्टि अंग्रेजों के समय में, नारी को देखने की जो दृष्टि फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के समय में इस देश में आई, कमोवेश वही दृष्टि अभी भी हमारी आंखों में बसी है और उसी का प्रभाव है जो नारियों की इस देश में बेइज्जती और दुर्गति हो रही। अंग्रेजों की मान्यता
यूरोप वालों की जो मान्यता है ना, वो नारी के लिए पता है क्या है? बहुत खराब लगता है। सारे यूरोप के दार्शनिक एक बात पर सहमत हैं, और वो बात ये है कि नारी में आत्मा नहीं होती। यूरोप के सभी दार्शनिक ये कहते हैं। अरस्तु कहता है, सुकरात कहता है, लेबिनिज कहता है, दिकार्ते कहता है, सारे यूरोप के दर्शन शास्त्री एक से लेकर अंतिम तक सब कहते हैं स्त्री में आत्मा नहीं होती, और स्त्री वस्तु के तरह की होती है। जैसे मेज होता है, जैसे कुर्सी होती है, वैसे स्त्री होती है। जैसे कपड़े होते हैं वैसे स्त्री होती है। मेज कुर्सी को समय आने पर फेंक दिया जाता है, वैसे स्त्री को फेंक दिया जा सकता है। समय आने पर मेज कुर्सी को बदल दिया जाता है, ऐसे स्त्री को बदल दिया जाता है। तो यूरोप और अमेरिका के दार्शनिकों ने ये जो मान्यता बनाई, और उस मान्यता के हिसाब से अपने देश में सैकड़ों साल उन्होंने जीवन चलाया, वही मान्यता धीरे धीरे हमारे देश में भी आई जब हम यूरोप और अमेरिका के प्रभाव में आ गए। और समाज के एक वर्ग में, भारत में विशेष रूप से, जो अंग्रेजी से प्रभावित है, अंग्रेजियत से प्रभावित है, उसमें भी ये चेतना बैठ गई है कि स्त्री वस्तु है, मेज कुर्सी की तरह से, पैंट कमीज की तरह से। जब चाहो इसको बदल दो, जब चाहो इसको उठाकर फेंक दो, जब चाहो इसका उपयोग करो, जब चाहे इसका उपभोग करो, और जरूरत पड़ने पर उसके हिसाब से, अपने हिसाब से कुछ करो। उसका ही दुष्परिणाम है कि हमने स्त्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया। दहेज के लिए हमने स्त्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया, छेड़खानी के लिए हमने स्त्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया, उनके गर्भ में ही मर जाने के लिए। माने इतनी खराब स्थिति हमारे देश में आ गई है कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाए क्योंकि दहेज देना पड़ेगा। गर्भ में से जन्म लेकर अगर आ जाएं तो छेड़खानी में मार दिया जाए क्योंकि वो हमारी नहीं सुनती हैं। दहेज की हत्या कर दी जाए क्योंकि वो अपने साथ वस्तुएं लेके नहीं आई हैं। ऐसा माहौल पूरे देश में बन गया है, और सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बहुत दर्दनाक है। हर घंटे में 2 माताएं या 2 बहनें हमारी दहेज के लिए मार डाली जाती हैं। हर घंटे में 3 से ज्यादा माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो जाते हैं। हर घंटे में 4 से 5 बहनों, माताओं, बेटियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं हो जाती हैं इस देश में, और यह बढ़ता ही जा रहा है। बहुत खराब है। 1 करोड़ से ज्यादा कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी जाती है इस देश में। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक है उस देश में जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति रही हो। अब वो हम इतनी नीचे, इतनी गिरावट में आ चुके हैं। तो हम इस विदेशी प्रभाव में इतने जकड़ गए हैं कि जिस विदेश में स्त्रियों की इज्जत, सम्मान कभी रहा नहीं, वैसी ही बेइज्जती और असम्मान हमने अपने जीवन में करना शुरू कर दिया। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, ताज्जुब होगा। पहली बार मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। 1950 तक यूरोप के किसी भी देश में किसी भी माँ को, बहन को, बेटी को वोट डालने का अधिकार नहीं था 1950 तक, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि स्त्रियों में कोई आत्मा होती है। और सैकड़ों नहीं, हजारों वर्षों तक यूरोप की अदालतों में 2 या कभी कभी 3 माताओं की गवाही या 3 बहनों की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर माना जाता था। माने 3 स्त्रियां एक पुरुष के बराबर। ये सैकड़ों साल, हजारों साल यूरोप की अदालतों में होता रहा। रोमन साम्राज्य जिसकी चर्चा सारी दुनिया में की जाती है, इस रोमन साम्राज्य में यह नियम था कि 3 स्त्रियां जो बात कहें वो बराबर है एक पुरुष की कही गई बात के। इतनी खराब स्थिति महिलाओं की रही है, और उस खराब स्थिति से यूरोप को बाहर आने में सैकड़ों, हजारों साल लगे हैं। और उसके लिए वहां पर बहुत आंदोलन चले, और उन आंदोलनों का नेतृत्व बहुत सारी तेजस्वी महिलाओं ने यूरोप में किया, और काफी आंदोलन चलाने के बाद आज स्थिति वहां बदली है। फिर भी अभी पूरी नहीं बदली। आपको सुनकर हैरानी होगी, अमेरिका, कनाडा, यूरोप खंड के ऐसे कई देश हैं जहां माताओं को, बहनों को, बेटियों को पुरुषों से कम वेतन मिलता है एक ही पद के लिए। एक पुरुष है वो मैनेजर है, एक स्त्री है वो भी मैनेजर है, दोनों का पद बराबर है, लेकिन सिर्फ स्त्री है इस कारण से उसको वेतन कम मिलता है, और वो पुरुष है इस कारण से उसको वेतन ज्यादा मिलता है। अभी भी कई देशों में ये स्थिति है 21वीं शताब्दी के आने के बाद भी। 40 साल पहले तक यूरोप के देशों में बैंकों में माताओं को खाते खोलने का अधिकार नहीं था। माताएं, बहनें, बेटियां खाते नहीं खोल सकती थी। खाता खोलते थे या तो उनके पिता या उनके पति, उनमें वो अपना जॉइंट अकाउंट रख सकती थी, अलग से
स्वतंत्र रूप से खाता खोलने का अधिकार उनको नहीं था। इतनी गिरावट उनके यहाँ स्त्रियों और माताओं को लेकर रही है समाज में। उसी का असर हमारे देश पर भी आ गया, क्योंकि 250 साल हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए और उसके पहले विदेशी प्रभाव में थोड़े बहुत आ गए, तो उसका असर अब चलते चलते यहां तक आया कि भारत में भी दहेज हत्याएं, भ्रूण हत्याएं, माताओं के साथ छेड़खानी, माताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, माताओं को, स्त्रियों को, बेटियों और बहनों को भोग की वस्तु समझना, उपभोग की वस्तु समझना, इसलिए उनके साथ छेड़खानी करना, इसलिए उनके साथ अन्य खराब से खराब अपराध करना, ये भारत में भी बढ़ता चला जा रहा है।